हेलो दोस्तों, आपका कर्नल पंच में स्वागत है। आज आप पाकिस्तान ने ढाका हारा तो पाकिस्तान टूटा, इसका भाग 2 देखेंगे। मुझे गीतकार कैलाश खेर के कुछ पंक्तियां याद हैं। टूटा टूटा एक परिंदा, ऐसे टूटा कि फिर वो जुड़ ना पाया। क्या जनरल सगत प्रहार करेंगे? चलें देखें फोर कोर का ऑफेंसिव। अब मैं आ रहा हूं हमारे ईस्ट से जो स्ट्राइक जाएगा, इसके ये है फोर कोर, बहुत जबरदस्त कोर। इसके डिविजन्स भी बहुत जबरदस्त है, पूरे माउंटेन डिवीजन है। उनके कमांडर्स भी बहुत जबरदस्त। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यंग कमांडर्स एंड ओल्ड इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा, आप देखोगे। जनरल शगत सिंह जो को कमांडर थे, वो भारत के एक निडर, बहुत बहादुर कमांडर थे। उन्होंने 1967 में चाइना को दुथुला और चोला में बहुत जबरदस्त दड़का दिया था। मैं कह रहा हूं कि चाइनीज हिल गए थे। पाकिस्तान इसको जानता था। वो जानता था कि शगत सिंह ये 50 पैरा ब्रिगेड कमांडर भी रह चुके हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, और वो ऐसे रास्ते से आएंगे जिससे वो सरप्राइज हो जाएंगे। पाकिस्तान एब्सोल्युटली सरप्राइज हो जाएगी। पाकिस्तान ने ये लिख के रखा था, जब हमने एरिया कैप्चर किया तो उनके डॉक्यूमेंट्स में मिला कि भाई सगत सिंह से बच के रहो। सगत सिंह फौज जाके लड़ाई लड़ते थे। तो सगत सिंह के 3 डिवीजन, उन्होंने तीनों डिवीजन फौज डाल दी। आप देखिए, 8 माउंटेन डिवीजन वो सिलेट की तरफ गया। 8 माउंटेन डिवीजन के कमांडर कौन थे? मेजर जनरल कृष्ण राव। कृष्ण राव वही आदमी जो लेटर इंडियन आर्मी के चीफ बने। बढ़िया कमांडर। देन 57 माउंटेन डिव जो सेंट्रल सेक्टर है उसमें अटैक करने गया, और उनको बोला था कि मेघना रिवर तक आप पहुंचे। सगत सिंह तो सगत है, वो जानते हैं। वो सिर्फ मेघना रिवर के लिए प्लान नहीं कर रहे थे, वो तो 3 स्टेप आगे ढाका तक की प्लान कर रहे थे। ये होता है कमांडर, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज को गेन करना। और उनकी जो 3rd डिवीजन थी 23 डिव, वो चंदनपुर से नीचे जाने वाली थी कोमेलम और चिटगांव, अगर चाहिए तो उस तरफ जाएगी। तो तीनों डिवीजन फेल हुई और कमांडर एकदम आगे। कमांडर जनरल सगत थे, वो चैरियट में बैठ के जाते थे। चैरियट यानी कि उनका हेलीकॉप्टर। तो जब 7 दिसंबर 5 और 6 दिसंबर की बात हुई तो इनकी बहुत सारी फौज 57 डिवीजन की ऑलरेडी नदी के पास आ गई थी, और सगत जी कोर में बैठने नहीं वाले थे। जनरल सगत आ गया। अभी देखिए, सबसे पहले वो ब्रह्मबाड़ी की तरफ आए। वहां ब्रिगेडियर मिश्रा थे, और उनको उन्होंने बोला, 310 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर मिश्रा, बीड़ी बारी को मत पकड़ो, तुम आगे जाओ सीधा, ओके, आशुगंज में जाकर आप हमला करो। बीड़ी बारी में पाकिस्तान की ब्रिगेड थी, तो और ब्रिगेड को दाहिने से फ्लैंक करके वो निकल गया आगे। इस ब्रिगेड हिल गई, और एक ब्रिगेड 311 वो भी अभी
हिलने लग गई। इसने भी मेघना रिवर कॉर्नेशन ब्रिज की तरफ डिफेंस लेना था। ये ब्रिगेड 313 ब्रिगेड कॉर्नेशन ब्रिज में न रुकते हुए और यहाँ के डिफेंसेस, मेघना रिवर के डिफेंसेस न पकड़ते हुए वो तो सीधा सिलेट चली गई। मैंने बोला था सिलेट में ऑलरेडी एक ब्रिगेड थी, एक और ब्रिगेड और उसका जीओसी काजी मेजर जनरल वो सिलेट में था। तो ये एक कीड़ा है डिफेंसिव वॉरफेयर। न्याजी ने सबके दिमाग में लगा दिया था कि भाई हम डिफेंसिव फोर्ट्रेस किले में जाके बैठेंगे सभी लोग। क्यों बैठेंगे? वो चाहता था टाइम एंड स्पेस। नेपोलियन कहते थे ना, टाइम बहुत जरूरी है, जितना बड़ा उतना, जितना इनको रोंदो उतना अच्छा है डिफेंडर में। जिससे चाइना भी आएगा, अमेरिका भी आएगी, यूएन भी आएगा और हिंदुस्तान फौज ढाका के या मेघना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे। और एक बार सीज फायर हो गया तो उनकी चांदी। पहले इन्होंने लाखों आदमी मारे थे, बट ऐसा होना नहीं था। क्या जनरल सगत इस बिछाए हुए जाल को तोड़ेगा? चलो आगे देखते हैं। जनरल सगत की फौज मेघना रिवर पर आ गई। कम से कम 4 ब्रिगेड मेघना रिवर पर पहुंच गए। अब वो ये ब्रिज तो, कोरोनेशन ब्रिज को इन्होंने तोड़ के भाग गए थे, तो वो तो हाथ में नहीं आया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। जो 45 GR थी हमारी, बहुत बढ़िया बटालियन, 45 GR को हेलीबॉन ऑपरेशन से आगे भेजने की उन्होंने तरकीब कर ली। सात दिसंबर को देखिए कमांडर कैसे काम करता है। 7 दिसंबर है भी, ओके। 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीओ 45 GR कर्नल हरोलीकर, ये मेरे कोल्हापुर के हैं और उन्होंने मेरे से इसके बारे में बहुत बात की। इनको MVC महावीर चक्र भी मिला उसके बाद। तो वो और इनके ब्रिगेड कमांडर रेकी के लिए चले गए। सिलेट के ऊपर सिर्फ उन्होंने घुमा, वहां 2 ब्रिगेड बैठे हुए हैं, किसी ने फायर नहीं किया। और उन्होंने एरिया देख ली सिलेट के साउथ में। और ये 10 बजे की बात है। 3 बजे जनरल साहब, जनरल सगत इतना तगड़ा आदमी है, उसने 2 कंपनीज हेलीबॉल लिफ्ट कर दी। ये हमारा पहला हेलीबॉल ऑपरेशन, ओके। तो 7 को 2 कंपनी कर दी, रात में वो बैठ गए पूरे, और 8 को सुबह सुबह दूसरी कंपनी में, दोनों कंपनी में, तो पूरा बटालियन यहाँ कौन? पाकिस्तानी सिलेट में बैठे हुए काजी साहब, 40 डिव कमांडर, वो किसी भी हालत में उन्होंने अटैक करना था, काउंटर अटैक जिसको कहते हैं। लेकिन उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने सोचा कि ये 2 लिफ्ट में आए हैं, ये तो ब्रिगेड स्ट्रेंथ में पहुंच गए ऑलरेडी। इनकी इंटेलिजेंस बहुत वीक थी। पाकिस्तानियों का काम ही ढीला था। वो बेचारे सिविलियंस को मारते थे, लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे, यह शराम करते थे, तो काउंटर अटैक के लिए वो तैयार नहीं। इसका फायदा जनरल सगत सिंह ने वापस ले लिया। सगत तो चुप नहीं बैठने वाले थे, लेकिन हमारे जनरल अरोरा साहब थोड़े अप्रेहेंसिव थे। वो कहते थे थोड़ा बिल्डअप करो सगत, है ना, थोड़ा ब्रिजिंग इक्विपमेंट आने दो, थोड़ा बिल्डअप करो। जनरल सगत ने बोला, नॉट योर वे सर, इट्स माय वे। और
इंडिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, इन्होंने, उसका नाम था मेघना, नदी है, मेघना ए ब्रिज, ये लॉन्च कर दिया। माइंड यू 8 और 9 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह ने अपने एयरफोर्स के 110 सॉटी किए, 36 घंटे रात दिन हेलीकॉप्टर फ्लाई कर गए। 2 लॉट में पूरा ब्रिगेड गया। सबसे पहले ये गया राजापुर और उसके बाद नरसिंहडी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे बीच में। तो इमेजिन, अब जनरल सगत सिंह ने मौका का फायदा किया, फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, मौका आ गया है, पाकिस्तान घबरा गया है, तो इन्होंने एक ब्रिगेड लॉन्च किया। वहां रुकने वाले नहीं थे। ये जो कोरोनेशन ब्रिज था, वहां पाकिस्तान जो भागा तो उन्होंने 4 फेरीज भी छोड़े थे, बड़े बड़े फेरीज छोड़ के भागे। ये फेरीज उनके ट्रूप्स को अक्रॉस करने के लिए और उसके बाद मेघना रिवर पर डिफेंस लेकर लड़ने के लिए थे, लेकिन वो तो भाग गए और ये फेरीज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया। इतने डरपोक भागे। अभी जनरल सगत सिंह के हाथ में ये भी लग गया। और ये जो मुक्ति बहनी और फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बहुत सपोर्टिंग थे। उन्हें गांव गांव से सपोर्ट मिल रहा था। उन्होंने बोट मंगाए, सिविलियन क्राफ्ट, वो बोट नहीं है। और एक और ब्रिगेड जो सगत सिंह ने 76 ब्रिगेड फेरीज के थ्रू क्रॉस कर दिया। अभी इनके पास PT-76 टैंक्स भी थे, तो जनरल सगत ने बोला इनको फोर्ड करके जाओ, तो नदी के पार वो चले गए। अब सगत सिंह के पास बहुत बड़ी फोर्स हो गई। पाकिस्तान के जनरल नाजिर साहब हिलने लग गए, क्योंकि उनकी 9 डिवीजन से कोई मदद मिल रही है, 16 डिव से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, और यहाँ जो उन्होंने 35 एडॉक डिवीजन बनाई है। एडॉक का मतलब ये है कि वहाँ एक दो बटालियन रह जाते हैं, कोई आके वहाँ 16 डिव से वहाँ पहुँचना चाहिए ले बैक पोजिशन में, वो आए नहीं, तो वो भी डिव खत्म हो गई। तो अभी ढाका हिलने लगा। जनरल सगत की 39 डिवीजन की फोर्स चंदनपुर, ये जो वोटेक्स है, मेघना रिवर और पन्ना वहां पहुंच गई, और वहां से भी ट्रुप्स अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ से 301 ब्रिगेड और आगे चले गई ढाका के। वैद्य बाजार, ये एक्चुअली वैद्यों का बाजार था पुराने जमाने से, यहां ब्राह्मण रहा करते थे। वैद्य बाजार और बालू टुंगू के पास पहुंच गई 57 डिव। सो एक बड़ा चांद बना दिया, क्रेसेंट जिसको कहते हैं, ढाका के ऊपर। डिफेंसेस ढाका के ढीले पड़ गए, उसके ऊपर हमारा क्रेसेंट आ गया, यानी चांद, सगत सिंह का चांद उसके ऊपर आके बैठ गया। अब हिंदुस्तान आर्मी पूरे जोश में आ गई। फाइन, अब हम करेंगे टांगेल ऑपरेशन 11 दिसंबर। ये बहुत बड़ा पैराट्रूप ऑपरेशन हुआ, जिसके कमांडर 2 थे एक्चुअली। एक प्लानिंग जो कर रहा था मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह, वेटरन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कमाल कर दिया था। ये 50 ब्रिगेड, पैरा ब्रिगेड भी इन्होंने कमांड की। सो सगत सिंह और जनरल साहब दोनों 50 ब्रिगेड पैरा कमांडर, तो डिटेल्स में गए। और इनके पास जो सीओ था सेकेंड पैरा का, लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू, वो तो धोएदार था, शेर था।
तो उसने 11 दिसंबर की 4:30 बजे ढाका ढक गया। हिंदुस्तान के 48 एयरक्राफ्ट एक के बाद एक, रशियन एयरक्राफ्ट से लेकर डकोटा तक ड्रॉप करने लग गए। ऐसे लग रहा था नजारा, 700 पैराट्रूपर्स एक के बाद एक नीचे आ गए। उसके साथ एडीएस भी आया, सर्जिकल टीम भी आया, पूरी फौज टांगे में आ गई। पाकिस्तानी को पहले लग रहा था कि ये चाइना फौज आई है या अमेरिकन ने किसी कोई फौज भेजी है, लेकिन उनका भ्रम टूट गया। जैसे हमारे पैराट्रूपर्स जमीन पर पहुंचे तो उन्होंने जय बंगला बोला जोर जोर से, और उसके बाद क्या, बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स, गांव गांव से आदमी सब इकट्ठा हो गए और वो आगे दौड़ने लग गए और उनका सामान उठा रहे हैं, एम्यूनिशन उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये पीपल्स वॉर था, लोगों की लड़ाई थी। बंगालियों ने बहुत सहा था इस पाकिस्तान की सिनिस्टर डिजाइन से। कत्ले आम करते थे ये पाकिस्तानी, गांव गांव को घेर लेते थे, मारते थे। अब इनकी बारी आई है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज का दिन सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। एक तरफ सगत सिंह और दूसरी तरफ सेकंड पैरा। सेकंड पैरा स्ट्रेट अवे पोंगली ब्रिज पर चली गई और उन्होंने पोंगली ब्रिज शाम में कैप्चर कर दिया। एक लाइट काउंटर अटैक भी आया, उसको भी तोड़ दिया। अब वो इंतजार कर रही थी कि जमालपुर में जो एक्शन चल गई, जिसमें फर्स्ट मराठा जंगी बल्टन ने 240 पाकिस्तानी को मार, उसके जो बचे हुए पूरी ब्रिगेड की, मेमनपुर की भी ब्रिगेड थी, ये जो बचे हुए थे वो भी इस तरफ आ रहे थे, ये इनसे टकराए और एक संघर्ष हुआ। जो आदमी तैने हुए भागने लगे, क्योंकि जब फर्स्ट मराठा ने इनको धक्का दिया, इन्होंने धक्का दिया, तो लोग गांव में घुस गए पाकिस्तानी सैनिक। और वहां मुफ्ती बहरे के कादर फोर्स, टाइगर सिद्दीकी और उनकी फौज वहां पूरी थी। उन्होंने एक एक को पकड़कर गोली मारी। पूरा ये जो बात है ना, सिग्नल रेडियो पर न्याजी को हिला रही थी कि क्या हो रहा है इधर, ये ब्रिगेड दोनों ब्रिगेड भी मेरे पास नहीं आ रहे हैं। इस के बाद सेकंड पैरास को और एक टास्क दिया गया, मीरपुर जाना। उन्होंने रास्ता चेंज करके बोला जाए कल मीरपुर कैप्चर करो। मीरपुर तक में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिफेंस ले लिया था और संघर्ष हुआ जबरदस्त। पैराट्रूपर्स तो हमारे सख्त लोग हैं और सेकंड पैरास बहुत पुरानी बटालियन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पाकिस्तानी 40 लोग मारे गए। और जैसे मीरपुर ब्रिज हमारे हाथ में आया, पूरा डाका हिल गया। हमारे प्लेन भी डाका कैंटोनमेंट में दनादन मार रहे थे। उस तरफ से जनरल सगत, उनके आर्टिलरी भी बम बरसा रही थी। तो ये पूरा न्याजी के सिर पर जाके गिर रहा था, वो हिल गया। अब तो सिविलियंस की कत्ल कर रहा था, अब उसको दिखाई दिया कि क्या जंग होती है, क्या हिंदुस्तान फौज है। जब वो मीरपुर पहुंच गए तो वहां मेजर जनरल जीएस नागराज, जो 101 कॉम जोन के कमांडर थे, वो पहुंच गए। ये 16 दिसंबर की सुबह की बात है। 16 दिसंबर, 3 दिसंबर में लड़ाई शुरू हुई, 16 दिसंबर। अभी इसके आगे मैं आपको हर पल पल का जानकारी दूंगा, आपके रोंगटे खराब हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या दिलेर है हमारी फौज। तो देखिए, सिर्फ हमारी फौज नहीं, मुफ्ती बहरी, इन्होंने हर कदम पर हमारा सहायता की। इन्होंने बहुत सोया, बहुत इनके कैजुअल्टीज हुए लड़ाई से पहले
समर ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च की। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेजर अटैक्स इंडियन आर्मी के साथ किए। तो ये भी जबरदस्त फौज बनकर आ गई। इस पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। वहाँ एयरफोर्स ने हमारे पहले ही 2 दिन में एयर सुप्रीमेसी की। उनके पास 11 फाइटर स्क्वाड्रन थे। पाकिस्तान के 20 साइबर जो प्लेन थे ना, उसके धज्जियां उड़ा दी पहले 2 दिन, एयर सुप्रीमेसी। इसलिए एयर की तरफ से कोई खतरा नहीं। हमारे नेवी ने जाकर पहले 36 घंटे में ब्लॉक लगा दिया, चिटागोंग हार्बर बंद कर दिया, और जितने भी वहाँ इनके 4 हेवी बोट थे पाकिस्तान नेवी के, उनको उड़ा दिए। बांग्लादेश इसी मुक्ति वाहिनी में पाकिस्तान आर्मी से भागे हुए सबमरीन के एक्सपर्ट थे, जो पहले फ्रांस में से निकले, स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में इंडियन एम्बेसी में गए और यहाँ आ गए। उनको तो हर एक चीज़ पता था। वो फ्रॉगमैन थे, डाइवर्स थे। तो उन्होंने खुला और बाकी 3 जो उनके छोटे पोर्ट थे उनको तो उड़ा दिया। एक तो बोट ऐसी उड़ाई जिसमें 20,000 टन एमुनिशन था। पूरा ढाका हिल गया, पूरा ढाका हिल गया, पाकिस्तान हिल गया, अमेरिका हिल गया। उनके यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, पूरी टीम 72 फील्ड की। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी उसके लिए जाल बिछा दिया था। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस सोवियत यूनियन से किया, तो उनके बड़े बड़े जहाज, 2 डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, वो उसका पीछा करते आ गए, तो वो भी ब्लॉक हो गए। यूएन में भुट्टो बड़े जबरदस्त स्पीच देता था। उसने सीज फायर के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रशिया ने उनको रोक दिया। अब बारी है ढाका की। मैंने बताया आपको, ये एक रोमांचक, करेजियस, ब्रेव जिसको कहते हैं, बहादुर लोगों की कहानी है। जनरल नागरा सुबह सुबह मीरपुर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, 30 किलोमीटर है। वो एक चिट्ठी लिखते हैं हैंड रिटन, और वो जनरल नाजी को भेजते हैं। वो कहते हैं, अब्दुल्ला, हमारी फौज यहाँ आ गई है, आप हमारे सामने सरेंडर करो, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे और मुझे आपसे मिलना है। तो जनरल नाजी ने बोला, आ जाओ। मेजर जनरल नागरा, अब ये जनरल सगत के अंडर उनको प्लेस कर दिया था, 101 काउंसिल को। तो परमिशन लेके वो आगे चले गए। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नू, CO2 पैरा, और टाइगर सिद्दीकी थे। जस्ट इमेजिन, ढाका में वो घुसे और न्याजी के ऑफिस में गए। न्याजी वही टिका खान का ऑफिस, न्याजी जो सिर्फ रात दिन किलिंग करते थे। और वहाँ सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे थे, उनके सामने ये गए। वो देखा, न्याजी तो अनशेवन था, गंदा दिख रहा था, रात रात सोआ नहीं था। लेकिन जनरल नागरा को देखकर वो चमक उठा। जनरल नागरा के साथ वो इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1940 में, ये लोग बेंगलोर में इकट्ठे थे। वहाँ कमीशन हुए थे। कमीशन का मतलब कॉलेज में जैसे होता है, दोस्त थे। नागरा उनसे मिले, चाय पी। जनरल नाजी ने देखा कि भाई ये हमको देखने आए हैं, तो ये तो हमारा दोस्त है, तो मजाक करने लग गए। वो पंजाबी मजाक आप जानते हैं कैसा होता है। और उसके बाद
उन्होंने बोला ये पिंडी वालों ने मुझे मरवा दिया। नागरा को कह रहा है जनरल न्याजी कि उसी के आर्मी हेडक्वार्टर पिंडी, रावलपिंडी वालों ने इसको मरवा दिया। तो वो हंसी हंसी में बात चल रही थी। उसने उसके बाद शेर भी बोले और थोड़े कॉम्प्लेक्स भी बोले, और उसके बाद ये मिलकर जनरल नागरा ने हिंदुस्तान का वहाँ डंका लगाकर हाथ मिलाया, लेकिन टाइगर सिद्दीकी और हाथ मिलाने से तैयार नहीं हुए। उन्होंने ऐसा घोरा कि गुरु अब तुमको हमसे मिलना है, आपने हमारे इतने लोग कत्ल कर दिए लाखों में, मैं आपसे शेक हैंड नहीं करूंगा, आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। डर न्याजी और उसके जनरलों के दिमाग में चल रहा था। अब ये हुआ अबाउट 10 साढ़े 10 बजे। दिल्ली चलते ही क्या हो रहा है, दिल्ली में जनरल रायना ने फोन कर दिया जनरल जेकब को, जेक जाओ ढाका और सरेंडर पेपर ले आओ। ओके, तो जनरल जेकब ढाका में पहुंचते हैं। 11 बजे का टाइम होगा, 16 दिसंबर। देखिए 16 दिसंबर कितना फर्क पड़ता है, एक दिन में पूरा टेरर हो जाता है जब सगत जैसा जनरल वहां खड़ा हो तुम्हारे पीछे। तो ये चीफ ऑफ स्टाफ थे ईस्टर्न कमांड के जनरल जेकब, बहुत होशियार आदमी, बहुत चालाक। तो वो उतरते ही वहाँ यूएन वाले में उन्हें मिलते हैं कि हमें भी आना है सीजफायर कराने के लिए। वो कहते हैं सॉरी ये लड़ाई है, मैं जरा जाके इनसे मिल के आऊँगा। तो उनको वहाँ चतुर्थ से छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीधा न्याजी के ऑफिस में जाते हैं। टाइगर न्याजी जो लोगों को काट देता था उसके ऑफिस में गए। जेकब अकेले थे, अनाम, कोई हथियार नहीं, उनके साथ एक स्टाफ ऑफिसर था बस, हिंदुस्तान का कोई आदमी उधर नहीं। टाइगर के den में घुस गए। इमेजिन क्या सिनेरियो होगा। लेकिन ये बहुत चालाक जनरल, उसने जाते ही बोला न्याजी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, देखो देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, यहां साइन करना है तुमने। न्याजी और उसके जनरल चिल्लाने लगे। एक हिंदुस्तानी जनरल और इतने उनके जनरल, उनके एडवाइजर, गवर्नर सभी थे कि हम कदापि सरेंडर नहीं करेंगे, हम तो सीज फायर के लिए तैयार है। जनरल जेकब खड़े हो गए, थोड़ा देखा सभी की तरह गौर से और बोला मैं आपको 30 मिनट देता हूं, सरेंडर करो या लड़ाई हम बम्बार्डमेंट ऑफ ढाका शुरू कर देंगे। और वो बाहर टहलने चले गए। वहाँ पाकिस्तान के जवान भी उनको देखकर हैरान हो गए कि एक जनरल, और उनसे बात करने लगे उनके गांव के बारे में, उनके एरिया के बारे में। तो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे बहुत बलूच, पठान वगैरह ये थे, पंजाबी, बड़े लंबे चौड़े थे, बड़े स्मार्ट थे। और वहाँ एक स्मार्ट ये जवानों के साथ एक चालाक जनरल, और उधर न्याजी 30 मिनट के लिए ये सिर दर्द हो गया था उसको, उसके जनरलों के साथ बात कर रहा था। जेकब के पास सिर्फ एक हथियार था, उसकी आर्मी सोल्जर, इंडियन आर्मी सोल्जर। एक फेत था, अखंड भारत। वो चाहता था कि बांग्लादेश का जन्म हो। वो चाणक्य क्या था, वो जानता था कि 30 किलोमीटर बाहर है हमारी फौज। हमारी फौज 3000 थी वहाँ, और 5000 लगा लो जनरल सगत की फौज जो
एक चांद का तरीके से बैठी हुई थी। वो जानता था कि ढाका में 26,000 फौज है, अगर लड़ाई लंबी हो तो देर लगेगी, बहुत कैजुअल्टीज होगी, घर से घर, फोर्ट से फोर्ट बैटल होगा। तो उसने बड़ी चाल कर दी थी, बोला था तुम अनकंडीशनल सरेंडर करो, नहीं तो हम भी मारेंगे। और मुफ्ती बहनी तो ऑलरेडी गांव में घुस गई थी ढाका में। तो 30 मिनट होते ही जनरल जेकब अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोल रहा नहीं है, एकदम सन्नाटा है। इसका उसने फायदा उठाया। वो लोग बोलने से पहले ही बोला आपका साइलेंस जो है बताता है कि आप लोग सरेंडर के लिए तैयार है। 1 बजे थे, उनसे बोलने के लिए भी मौका नहीं दिया। वो वहां के वहां शॉक रह गए। क्यों शॉक थे? सगत एक तरफ और मुफ्ती बहनी एक तरफ। मुट्ठी अभी उनको लगने वाली थी, एक पांच, 1 2 3, तो वो कुछ बोले नहीं। 4:30 बजे जनरल अरोड़ा ढाका में पहुंचते हैं। 4:30 बजे, 4:56 को बांग्ला स्टैंडर्ड टाइम में न्यायाधी साहब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हैं। राइट, ये साइन किया हुआ सरेंडर है। हाँ, और अपना पिस्टल निकालकर जनरल अरोड़ा को दे देते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना हथियार नीचे डाल देते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी फौज ने कभी भी हार मानी नहीं और हथियार छोड़ी नहीं। ये बड़ा पाकिस्तान पर करारा हमला हुआ। वो डर गए। उनकी आधे से ज्यादा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी मारे गए। उनका जो मोराल था बिखर गया। पूरे जग में उन्हें किलर्स, मर्सनरीज के नाते देखना लगा। ये जेनोसाइड करते हैं, घर घर में जाके लोगों को मारते हैं, उनकी औरतों को उठा लेते हैं। ऐसे लोग बदल नहीं सकते। आज भी पाकिस्तान बदला नहीं है। वो बेचारे बलूच, पश्तून, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गिलगिट, पीओके, इन लोगों को, अपने लोगों को अभी भी मार रहा है हजारों में। क्या इनको और एक सबक मिलेगा? क्या पाकिस्तान टूटेगा और एक बार? टूटा टूटा एक परिंदा, पता नहीं ये जगेगा या नहीं। पाकिस्तान को संभलना होगा। ऐसे वो करेगा तो हारेगा, अपने लोगों से हारेगा। हिंदुस्तान आर्मी को मेरा सलाम, हिंदुस्तान डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ को मेरा सलाम। मुफ्ती बहनी को मेरा बहुत बड़ा सलाम।